मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस अकेडमी। कैसे आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर से चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम, जहां पर हम लेकर आए हैं आज नया चैप्टर जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ये वो चैप्टर दोस्तों जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है और आता कम समझ में है। तो उस चैप्टर को जो है बहुत ही आसान तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से और चैप्टर के लास्ट में एक ट्रिक के माध्यम से हम प्रीपोजिशन को बहुत ही आसान भाषा में बहुत बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाने का, आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो हमारे लास्ट तक, और वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। उससे पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि हमने जो है अपना टेलीग्राम चैनल शुरू किया है द यूपीएस अकेडमी के नाम से, जहां पर एकेडमिक से रिलेटेड यानी कि कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक से रिलेटेड जो है आपको क्विज कराए जाते हैं। जो चैप्टर जो सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे मिलता जाएगा उससे रिलेटेड या फिर एकेडमिक से रिलेटेड जो है क्विज यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो एक सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जा करके चैनल को ज्वाइन करिएगा और क्विज करिएगा, आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो एक छोटा सा प्रयास हम लोगों की तरफ से आपके लिए, तो वहां पर पहुंचिए, ज्वाइन करिए। आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर जिसका नाम है प्रीपोजिशन, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन दोस्तों, प्रीपोजिशन को पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि यह जो है ग्रामर की एक प्रकार से कह लीजिए ना, ग्रामर में जितना भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उस टॉपिक्स में ये ग्रामर की जो है एक प्रकार से जान है। जिस तरह से मूर्ति बन जाती है, एकदम हूबहू दिखने लगती है, बस कमी होती है बस किसकी, जान की। अगर उसमें प्राण फूंक दिया जाए तो मूर्ति जीवंत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ग्रामर है, ग्रामर में प्रीपोजिशन वही भूमिका निभाता है दोस्तों। अगर हम प्रीपोजिशन को पढ़ लिए, प्रीपोजिशन को समझ लिए, तो ग्रामर हमारे लिए एकदम बहुत बेहतरीन और आसान हो जाएगी। तो दोस्तों प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है, इसलिए क्योंकि एक ही प्रीपोजिशन कई जगह आता है दोस्तों। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है कि एक ही प्रीपोजिशन कई जगह आता है और हम समझ नहीं पाते कि कहाँ पर क्या लगना है, कहाँ पर क्या लगना है। हमें तो पता है इन कहाँ लगेगा, ऑन कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा, लेकिन वही इन, ऑन, एट एक के बजाय कई जगह देखने को मिलते हैं। तो वो मेरे लिए जो है हम सबके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। जब मैं दोस्तों प्रीपोजिशन पढ़ना शुरू किया था बुक्स में, या मैं जब पहली बार प्रीपोजिशन पढ़ा था, तो ग्रामर के सारे चैप्टर मुझे समझ में आ रहे थे। ठीक है, कुछ जल्दी समझ में आ गया था, कुछ बाद में समझ में आया था, लेकिन प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज़ है कि जो मतलब समझ में आता भी था और समझ में नहीं भी आता था। जितना लगता था कि समझ में आ गया है, उतना ज़्यादा ही ये गलतियाँ होती थी इसमें, उतना ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न होता था। तो मुझे पता चला कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, क्योंकि हम लोगों में क्या आदत है कि हम लोग जो है चीज़ों को शार्ट तरीके से करना चाहते हैं ना, मतलब कोई चीज़ कितना जल्दी हमें आ जाए, ट्रिक है बस 5 मिनट में लेके बैठें और वो हमारा तैयार हो जाए। और यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे तमाम प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलेंगी जहाँ पर जो है 5 मिनट में पूरा आपको जो है मतलब प्रीपोजिशन तैयार करवा दिया जाएगा दोस्तों। तो मैं गारंटी लेता हूँ 5 मिनट में कतई प्रीपोजिशन तैयार नहीं होगा। प्रीपोजिशन क्या, कोई भी टॉपिक जब तक आप उसके गहराई में नहीं जाएंगे, उसके तय में नहीं जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी ट्रिक आपकी बेकार है। तो इस वीडियो में दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दिया जाएगा तो बाद में आपको ट्रिक बताई जाएगी। वो इतनी बेहतरीन और इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि दोबारा ये वीडियो हमारी वीडियो देखने के बाद, क्लासेज करने के बाद दोबारा कभी भी आपको प्रीपोजिशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको प्रीपोजिशन समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है 2 या 3 पार्ट में आए, आधे घंटे की वीडियो, 20-25 मिनट की वीडियो, लेकिन एक बार पढ़ लेने के बाद दोस्तों कभी भी आपको प्रीपोजिशन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी, बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर क्लासेस समझ में आएंगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीपोजिशन में एक चीज़ देखा जाता है, पहले इसको हम देखते हैं। इसमें ये जो है 2 शब्दों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? 2 शब्दों से। एक है हमारा प्री, दूसरा क्या हमारा है? पोजीशन। ठीक है, एक है प्री, दूसरा है पोजीशन। प्री मतलब जो है पहले ना, और पोजीशन मतलब क्या होती है? स्थिति। यानी कि वह शब्द जो अपनी स्थिति जो है, अपनी पोजीशन पहले स्थापित करे, यानी कि पहले कमांड करे अपनी स्थिति को किसी चीज़ के पहले। अब ये मैटर यहाँ पे फंस रहा है कि किस चीज़ के पहले जो है अपनी स्थिति बताएगा। भाई कोई चीज़ तो होगा ना, वो
नाउन प्रोनाउन वर्ब कुछ भी किसके पहले ये बताएगा। तो बस इतना जान लीजिए कि ये किसी नाउन प्रोनाउन या जीरन के पहले, किसी नाउन प्रोनाउन या जीरन के पहले आ करके जो है उस नाउन प्रोनाउन का संबंध उस सेंटेंस में आए हुए बाकी शब्दों से या उस सेंटेंस से जो है संबंध स्थापित करने का काम करता है कौन सा, हमारा प्रीपोजिशन। कैसे, चलिए ये समझ में आ गया होगा। एक जो है इसकी डिफिनेशन लेते हैं, यहां से इसकी डिफिनेशन बनकर तैयार होती है, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a word are a group of word used before noun, pronoun और करिए यहाँ पे are gerund to make relation with other words in a sentence। देखिए डिफिनेशन क्या है, अ वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन प्रोनाउन और जीरेंड टू मेक रिलेशन विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एकदम सिंपल डिफिनेशन है दोस्तों, एकदम बहुत ही आसान परिभाषा इसकी हमने बताया आपको कि ऐसा शब्द या शब्दों का ऐसा समूह। अब कहेंगे सर शब्द तो समझ में आ रहा है, लेकिन शब्दों का समूह ये क्या प्रीपोजिशन शब्दों का समूह कैसे हो सकता है, तो वो होगा, वो आपको भी बताएंगे हम, बस बने रहिए मेरे साथ। कि शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जो आपको जो है उस सेंटेंस में आए हुए अन्य दूसरे शब्दों के साथ जो है रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, तो वो जो है कहलाता है क्या, क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है दोस्तों। समझ में आ गया। अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन प्रोनाउन और जीरन टू मेक रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, जैसे सी इज फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, देयर इज अ डॉग इन द फील्ड। चलिए इसको समझने का प्रयास करिए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम यहां पे क्या देखेंगे, सी इज फॉन्ड ऑफ टी, यानी कि अब इसको समझिए जो भी हमने पढ़ाया है। सी हो गया हमारा क्या, प्रोनाउन हो गया, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, फॉन्ड हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। ऑफ को छोड़िए, टी हमारा हो गया नाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए नाउन और प्रोनाउन के पहले, नाउन कहाँ पर मिला हमें, यहाँ पे मिला, एक प्रोनाउन यहाँ पे मिला, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले जो हमारा शब्द आया है तो वो कहाँ आया, यहाँ तो आया नहीं, यहाँ आया ना। चलिए इसको पकड़ते हैं। नाउन और प्रोनाउन के पहले जो हमारा शब्द आए और उसे बाकी बचे हुए वर्ड से एक सेंटेंस के अंतर्गत एक नाउन के पहले आया हुआ हमारा शब्द जो उसको बाकी बचे हुए शब्दों से क्या करते हैं, संबंध स्थापित करे, वो कहलाता है क्या, प्रीपोजिशन कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे एक समझ में आया ना, प्रीपोजिशन यानी कि वह उसकी पोजीशन कहाँ होती है, किसके पहले होती है, नाउन के पहले होती है, ठीक है, प्रोनाउन के पहले होती है, और कहाँ होती है, जीरन के पहले होती है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ डॉग इन द फील्ड, कहाँ पे मिला इसमें, ये द फील्ड हमारा हो गया, ये फील्ड हमारा हो गया क्या, नाउन हो गया, द हमारा आर्टिकल हो गया, इन है ये, ठीक है ना। अगर हम इसको हटा देते हैं इनको तो हो जाएगा देयर इज अ डॉग द फील्ड। भाई एक कुत्ता है फील्ड, अब एक फील्ड एक कुत्ता है क्या, ये तो गलत हो जाएगा ना। कहाँ कुत्ता है, कुत्ता फील्ड नहीं है, फील्ड कुत्ता नहीं है, बल्कि क्या है, फील्ड में कुत्ता है, तो ये आकर के संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए हमारा हो गया प्रीपोजिशन। क्लियर हो गया, बताइए। चलिए नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके प्रीपोजिशन के दोस्तों, कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिखिए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है,
यानी कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं दोस्तों, बताइएगा। तो समझिए यहाँ पे कि जो नाउन और प्रोनाउन जो आते हैं, जिनके पहले ये प्रयुक्त होता है हमारा प्रीपोजिशन, तो वही नाउन और प्रोनाउन इसके क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन आप ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? नाउन आर प्रोनाउन which is used with the preposition, यानी कि वह नाउन या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के साथ में यूज्ड होते हैं वही इसके क्या कहलाते हैं? बताइए, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये एक सेंटेंस में वन आर मोर देन वन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? या तो एक हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है। प्रीपोजिशन हमने देख लिया, प्रीपोजिशन की डिफिनेशन हमने देख ली, हमने ये देख लिया कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और वो ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है एक या एक से अधिक हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। द रोड रन्स on the hill and plain। ठीक है, प्लेन कह रहा द रोड रन्स, रास्ता जो है गुजरती है, चलती है, ऑन द हिल एंड प्लेन, हिल्स एंड प्लेन कर लेते हैं, पहाड़ियों और मैदानों से। चलिए, द रोड रन्स यानी कि जो रास्ता है वो गुजरती है, जाती है पहाड़ियों और मैदान भाग से होकर के, मैदानी भागों से होकर के जाती है। अब देखिए इसमें प्रीपोजिशन कहाँ मिल गया? ये नाउन ढूंढिए पहले। एक तो ये नाउन है, इसके पहले आर्टिकल आया है। एक जो है ये हमारा हिल एंड प्लेन, इसके पहले आया है ये। यही तो जोड़ रहा है ना कि रास्ता हमारी जाती है, कहाँ जाती है? मैदानों और पहाड़ियों और मैदानों से होकर के जाती है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम इसके ऑब्जेक्ट की, तो दो इसके बाद इसके साथ में जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे हमारे, यही आया नाउन ना, प्लेन और हिल्स, तो यही दोनों क्या होंगे? इसके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे दो आया है ना, एक ये है, सेकंड ये है। ठीक है, तो एक, अब यहाँ पे इसको एंड प्लेन आता था तो एक ही होता, लेकिन यहाँ पे हम डबल कर दिए हैं, प्लेन लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसका कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है ना, प्रीपोजिशन का यूज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, यूजेस ऑफ, सॉरी यूजेज नहीं बोलते हैं, प्लेसेस आप बोल देंगे, प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन का प्लेस क्या होता है दोस्तों? तो जनरली जो है सामान्यतः है प्रीपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। कहाँ यूज होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले, जैसा कि हमने डिफिनेशन में देखा। लेकिन जब दैट, ठीक है ना, एक वर्ड है क्या? दैट जब आता है किसके रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो जो हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ये यूज होगा आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है ना, समझिए इस बात को। अभी तक हमने क्या देखा था? जो हमने एग्जाम्पल इसके पहले देखा, हमने देखा कि जो हमारा प्रीपोजिशन है वो नाउन, प्रोनाउन और जेंड के पहले आता है। ठीक है, उसी के पहले आएगा, नो डाउट। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आपको दैट मिल जाएगा और वो काम करेगा किसका? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। तो जो प्रीपोजिशन है ना, जो भी प्रीपोजिशन आएगा वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बाद, या ये कह लीजिए सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलता है। चलिए देख लीजिए एक एग्जाम्पल।
देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए हेयर इज अ वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, हेयर इज अ वॉच, क्या है, हेयर इज अ वॉच, नहीं होगा, किसी स्पेसिफिक की बात हो रही ना, स्पेशल चीज की, तो दा लग जाएगा। हेयर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर, देखिए क्या कह रहा है, हेयर इज द वॉच, यानी कि ये रही, ये वो घड़ी है, दैट जिसके बारे में यू आस्क्ड फॉर, या तुम पूछ रहे थे या सर्च कर रहे थे। देखिए दैट यू आस्क्ड फॉर, समझ में आ रहा है, प्रीपोजिशन आया ना, बोलिए हेयर इज द वॉच दैट। अब यहाँ पे बाद में क्यों आया, सेंटेंस के लास्ट में क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो दैट है ये हमारा किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो रिलेटिव का काम कर रहा हो, संबंध बताने का काम कर रहा हो, जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा हो। हमने बताया है पिछली बार रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन ग्राउंड में पढ़ाया, नहीं पढ़े हैं तो आई बटन पर क्लिक करके जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, वहां पे समझाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द बॉय दैट आई लिव्ड विथ, इसमें देखिए दिस इज द बॉय दैट आई लिव्ड विथ, ठीक है, दिस इज द बॉय दैट आई लिव्ड विथ, यानी कि यही वह लड़का है जो या जिसके साथ आई लिव्ड विथ, मैं रहता था, दैट आई लिव्ड विथ, देखिए ये प्रीपोजिशन है, आए बाद में ना, क्यों आए, क्योंकि ये जो दैट है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। समझ में आ गया दोस्तों, चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। चलिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा क्या होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन, क्या होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरा क्या होता है, फ्रेज प्रीपोजिशन, क्या होता है, फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन जिसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। चलिए अब सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, सिंपल मतलब कि ऐसे प्रीपोजिशन के वर्ड, ठीक है ना, जो अकेले आते हो, किसी और के साथ ना आते हो। जैसे इसमें हो गया सिंपल सा है, ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, अपॉन हो गया, ठीक, विथ हो गया, अंडर हो गया, ओवर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, बिलो हो गया, नहीं नहीं नहीं, बिलो नहीं आएगा, बिलो नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो है एटसेट्रा कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है, अभी आपको बता दिया जाएगा एक तरफ से, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छूटेगा नहीं, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, प्रीपोजिशन कंप्लीट मिलेगा, दोबारा आपको प्रीपोजिशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, बस धैर्य बनाए रहिए हमारे साथ। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रीपोजिशन, यानी कि जो वन सिलेबल कह लीजिए कि एक सिलेबल के होते हैं या फिर जो है सिंपल वर्ड में होते हैं, वो हमारे सिंपल प्रीपोजिशन आते हैं। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, बोलिए, कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करें तो ऐसे वर्ड या ऐसे संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक ऐसे शब्द जैसे कि जो है हमारे ए और बी, ठीक है ना, ये दोनों किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले लगा करके बनाए जाते हैं। जैसे देखिए ए से हमारा ए लॉन्ग हो गया, ठीक है, बी से हमारा क्या हो गया, बिटवीन हो गया, ठीक है, और कुछ वर्ड्स हैं, देखिए अबाउट है, ऑलमोस्ट है, ठीक है, बियॉन्ड है, इनसाइड है। तो इस तरीके से जो वर्ड हैं, जैसे देखिए इसमें ये अलग से संबंध बोधक लगा करके
बनाया गया है। ठीक, तो ये हमारे जो है इट्सेट्रा ये हमारे आएंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन के रूप में, इनको हम रखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन के श्रेणी में। नेक्स्ट हमारा है फ्रेज प्रीपोजिशन। तो दोस्तों फ्रेज हम आपको बताए थे, फ्रेज क्या होता है कि मतलब एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जो आता तो एक साथ है लेकिन वह जो है कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। आप याद करिए डिफिनेशन में आपको बताया था ना प्रीपोजिशन के कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अ वर्ड को हमने देख लिया, लेकिन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हो गया, अकॉर्डिंग टू हो गया, इन केस ऑफ हो गया, इंस्टीड ऑफ हो गया। तो इस तरीके से जो वर्ड मिलेंगे वो हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन के रूप में आएंगे। ठीक है, देखिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन हम देख रहे हैं, हमने प्रीपोजिशन देख लिया, प्रीपोजिशन प्रकार प्रीपोजिशन देख लिया, पोजीशन देख लिया उसकी, और उसके ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया हमने। अब क्या देख लिया, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन देख लिया, जिसमें से हमने देखा प्रीपोजिशन में कितने प्रकार के मिल रहे हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सिंपल प्रीपोजिशन जो अकेले आते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन जो किसी ए या बी से रिलेटेड संबंध बोधक के साथ आते हैं, इसमें डबल सिलेबल होते हैं, एक प्रकार समझ लीजिए। तीसरा जो होता है फ्रेज प्रीपोजिशन, जो कि ये वर्ड शब्दों का समूह होता है, फ्रेज से ही पता चल रहा है, जैसे इन स्पाइट ऑफ हो गया, अकॉर्डिंग टू हो गया, इन केस ऑफ हो गया, इंस्टीट ऑफ हो गया, इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा हो गया काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रीपोजिशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, जिसको हम कहेंगे डिवीज़न ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मैं प्रीपोजिशन को मतलब एकदम धीरे 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 जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको मतलब एकदम आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि दोबारा जो है इसको पढ़ने में या समझने में, याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए किसी भी चीज़ को ना हम धीरे धीरे, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत, कितना भी टफ हो, कितना भी जो है कन्फ्यूज़न वाला चीज़ क्यों ना हो, वो धीरे धीरे हमें आ जाता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसको पढ़ना कैसे और हमें उसको तैयार कैसे करना है। हमने देखा प्रीपोजिशन, फिर हमने प्रीपोजिशन का यूज हमने देख लिया, प्रीपोजिशन का हमने वो पोजीशन देख लिया, और उसके ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। ठीक है, तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो ढेर सारा जो प्रीपोजिशन हमारे पास भरा पड़ा है, तो उसमें हमें ये देखना है कि हम एक साथ कैसे सबको तैयार करें। भाई एक साथ तो याद करा नहीं जा सकता, तो हमने उसको क्या करा है कि उसको डिवाइड कर लिया है, अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब वो डिवीज़न के आधार पे हमको प्रीपोजिशन बहुत ही आसान हो जाएगा तैयार करना। कैसे आसान हो जाएगा, चलिए देखते हैं। जैसे है डिवीज़न ऑफ पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस, यानी कि जितने भी प्रीपोजिशन हैं उनके यूजेस के आधार पे, उनके प्रयोग के आधार पे यहाँ पे डिवीजन किया गया। तो पहला हमारा जो बनता है वो है प्लेस। पहला क्या है, प्लेस, यानी कि स्थान के आधार पे। अब कहेंगे सर ये क्या है, तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर भी स्थान को डिनोट किया जाए, स्थान को बताया जाए, तो वहाँ पर जो है ये सारे प्रीपोजिशन यूज होते हैं जहाँ पर हमें स्थान के बारे में बात हो रही है। कह लीजिए किसी वो नाउन जो किसी स्थान को बताता हो, तो स्थान के पहले, प्लेसेस के पहले जो आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, एमंग, एट वर्थ, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, beside, between, by, from, into, near, on, over, round, through, to, towards, under, up, upon, within, without। ये जितने प्रीपोजिशन हैं सिर्फ प्लेस के लिए आते हैं। बस इतना याद कर लीजिए इसको कि प्लेस अगर कहीं आपको मिल रहा है तो सिर्फ इन्हीं में से कोई एक यूज होगा, आपको ढेर सारा देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल लिया गया है, He went about the world, he went about the world। इसमें प्रीपोजिशन क्या आ गया, द वर्ल्ड के पहले आ गया ना। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, बार बार चीजें मिल रही हैं कि नाउन के पहले जब हम प्रीपोजिशन तो लगाते हैं, लेकिन अगर नाउन के पहले कोई आर्टिकल आ गया उस नाउन को डिनोट कर रहा है, तो नाउन के जस्ट पहले प्रीपोजिशन होगा, उसके पहले तब जाकर के उसके बाद जो है उसके पहले हमें ये प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। सॉरी, नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल देखने को मिलेगा, फिर उसके तुरंत बाद जो है तुरंत पहले आपको अबाउट या प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। देखिए दूसरे में क्या है, दूसरे में भी देखिए वही है, रोड आ गया है, रोड के पहले आर्टिकल है जो रोड के लिए आया है, तो आर्टिकल के बाद ही जो हमें ये प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। देखिए कह रहा है ही वेंट अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि वह गया
अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड टूर पर, यानी कि विश्व के दौरे पर, विश्व को घूमने, विश्व को देखने जो है वह गया है। ठीक है ना, प्लेस को बता रहा है। वर्ल्ड क्या है, एक जगह है, एक स्थान है, एक प्लेस है, इसलिए उसके पहले अबाउट मिल गया। दूसरे में देखिए सी वॉज अक्रॉस द रोड, यानी कि वह रोड के उस पार थी। क्रॉस मीन्स क्या होता है, उस पार थी। अब ये रोड क्या है, प्लेस है ना, तो प्लेस के लिए क्या आ गया है, एक क्रॉस आ गया है। ठीक है, इस तरीके से अभी हमें बाहर इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें ये प्लेस मिल गया ना, तो इसके पहले हमें प्लेस वाले ही सब जो है हमें देखने को मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम। नेक्स्ट क्या है, टाइम। टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, यानी कि जहां भी जिस भी सेंटेंस में टाइम हमें देखने को मिल गया, अगर उसके पहले कोई प्रीपोजिशन लगाना है तो वो इन्हीं में से यूज होगा, इनमें से यूज नहीं होगा। जैसे आफ्टर, एट, बिफोर, बिहाइंड, बाई, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, अंडर, ऑन, पेंडिंग, सिंस, थ्रू, थ्रू आउट, टिल, टू, टूवर्ड्स, अंटिल, विथ, विद इन, इन्हीं में से टाइम के लिए मिलेगा दोस्तों। अब एक चीज आपको परेशान कर रही होगी कि सर एक ही चीज हमको यहां भी देखने को मिल रही है, यहां भी देखने को मिल रही है। अब आपको यहां पे जो है थ्रू यहां पे देखने को मिल जा रहा है, थ्रू यहां भी देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, टूवर्ड्स यहां भी देखने को मिल जा रहा है, टूवर्ड्स प्लेस में भी देखने को मिल जा रहा है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही वो चीज़ है जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करती है, कहाँ पर टूवर्ड्स लगाएं, सॉरी कहाँ पर ये प्लेस के पहले लगाएं या फिर टाइम के पहले लगाएं। ठीक है, तो अभी पहले हम इसका जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यूजेस के आधार पे, इसको समझ लीजिए, फिर वो भी आपको बताया जाएगा, वही होती है मेन ट्रिक। चलिए देखते हैं, समझ में आ गया। जैसे है दे केम आफ्टर हिज डेथ, अब देखिए वे आए, लेकिन कब आए, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद आए। अब देखिए आने का समय उनके क्या है, आने का समय क्या है, उनकी मृत्यु है, तो उनके मरने के बाद वह आए। वो कब आए, उनकी मृत्यु मृत्यु के बाद आए। इस वजह से यहाँ पे टाइम में से हम क्या लगा दिए, आफ्टर लगा दिए, यहाँ पे टाइम वाला प्रीपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट है तीसरा हमारा जो है एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटली, यानी जिसको माध्यम या साधन बोलते हैं। जहां पर हमें माध्यम हो कोई, या कोई काम किसी के माध्यम से किया जा रहा हो ना, या किसी साधन से कहीं मतलब किसी साधन का यूज किया जा रहा हो, तो उसके पहले हमें एट, बाई, थ्रू, विथ देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, एट, बाई, थ्रू और विथ, यही चारों में से हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कट इट विथ अ नाइफ, यानी कि इसको काटो विथ अ नाइफ, एक चाकू के माध्यम से। ठीक है ना, कट इट विथ अ नाइफ। अब किससे काटने की बात कर रहा है, चाकू से काटने की बात कर रहा है। चाकू क्या है, माध्यम है। ठीक है, या फिर साधन कह लीजिए, या फिर माध्यम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो ये माध्यम के लिए तो हम क्या लगा देंगे, विथ लगा देंगे। इसी में से एक आएगा, इसमें से हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है फोर्थ नंबर पे मैनर। मैनर मीन्स ढंग, यानी जो प्रीपोजिशन मैनर या ढंग के लिए, मैनर या ढंग को बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यूज किए जाते हैं, वो है बाई और विथ। यही दो प्रकार के प्रीपोजिशन इसमें पाए जाते हैं, एक बाई पाया जाता है और एक विथ पाया जाता है, जो मैनर या ढंग को बताते हैं। किसी कार्य को मैनर, किसी कार्य के मैनर को बताए, या किसी मतलब ढंग को बताए कि कैसे वो काम हुआ है, वो कैसी चीज़ें हुई है, तो वहाँ पर सिर्फ दो प्रीपोजिशन प्रयुक्त होगा, एक बाई और दूसरा विथ। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, दे फॉट विथ करेज, वे लड़े, कैसे लड़े, करेज से, यानी साहस से लड़े। तो यहाँ पे जो मैनर है बता रहा ना कि किस तरीके से लड़े, साहस के साथ लड़े, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा यूज हो जाएगा, विथ यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉज, रीजन, पर्पज, बताने के लिए, यानी कि जो भी सेंटेंस है वहां पर अगर काज, रीजन, पर्पज यानी कि कारण, तर्क या उद्देश्य जैसी चीजें देखने को मिले, तो वहां पर प्रीपोजिशन के रूप में फॉर, ऑफ, फ्रॉम, थ्रू, विथ देखने को मिलता है। कौन कौन सा मिलेगा, फॉर मिलेगा, ऑफ मिलेगा, फ्रॉम मिलेगा, थ्रू मिलेगा और विथ मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि वो परिश्रम करता है अच्छे के लिए, किसकी अच्छाई के लिए, मानवता की अच्छाई के लिए, यानी कि वो मानवता की अच्छाई के लिए परिश्रम करता है। अब देखिए उद्देश्य मिल रहा है, कारण मिला, तर्क मिला, उद्देश्य मिल रहा है ना, प्रीपोजिशन इसमें कहाँ है बताइए, प्रीपोजिशन कहाँ है, ये देखिए ये है ना फॉर, ठीक है, ये प्रीपोजिशन मिल रहा है। अगर आप बोलेंगे तो दोस्तों आप भी मिल गया ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है, कारण हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है उद्देश्य इसका वो क्या है, मानवता की अच्छाई के लिए। उद्देश्य क्या है उसके काम करने का, मानवता की अच्छाई, इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन प्रयोग होगा फॉर प्रयोग होगा।
नेक्स्ट है पोजीशन बताने के लिए, यानी कि ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी सेंटेंस से पोजीशन बताते हो यानी कि अधिकार दर्शाते हो, तो वो हैं हमारे ऑन, ऑफ और विथ। ये 3 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं जो अधिकार बताने वाले सेंटेंसेस में नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं। कौन कौन से, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, देयर वाज नो मनी ऑन हिम, यानी कि उसके पास, देयर वाज नो मनी, उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। किसके पास नहीं था? अब देखिए यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अधिकार बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि उसके पास में, उसके अधिकार में, उसके अधिकृत में कोई भी पैसा नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया देयर वाज नो मनी ऑन हिम। नेक्स्ट है 7th हमारा है मीजर, स्टैंडर्ड, रेट या वैल्यू बताने के लिए, मतलब माप, मापदंड, मूल्य या कीमत। किसी चीज़ की वैल्यू बताने के लिए, किसी चीज़ की जो है माप बताने के लिए, मूल्य बताने के लिए, कीमत बताने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 2 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जो कि हैं एट और बाई। एक एट है, दूसरा क्या है? बाई है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे ही चार्जेज इंटरेस्ट एट 9%, उसने चार्ज, वह चार्ज करता है ब्याज, कितना चार्ज करता है? 9%। देखिए वैल्यू बता रहा ना, माप बता रहा है, मानदंड, मानदंड है ये, कितना बता रहा है? ये 9% बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आई एम टेलर देन यू बाई 2 इंचेज, कह रहा है कि मैं बड़ा हूं तुमसे, कितना, कितना बड़ा हूं? 2 इंच बड़ा हूं। कितना? 2 इंच बड़ा हूं। देखिए मीजर आ गया यहाँ पे ना, क्या आ गया? मीजर आ गया। मीजर बताया जा रहा है, मेजरमेंट की बात हो रही है, कितना बड़ा है वो बता रहा है, 2 इंच बड़ा हूं। तो इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे, यानी इन्हीं में से हमें एक लेंगे जो उचित लगेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कंट्रास्ट एंड कंसेशन बताने के लिए, यानी कि विरोध और छूट बताने वाले जो सेंटेंसेस हैं, अगर उसमें विरोध बताया जाए या डिस्काउंट बताया जाए, छूट बताया जाए, तो वहां पर जो यूज होते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन? आफ्टर, फॉर और विथ। ये 3 प्रीपोजिशन यूज होते हैं। जैसे देखिए पहला है आफ्टर एवरी एफर्ट वन में फेल। देखिए आफ्टर आ गया ना, पहले आगे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वन में फेल आफ्टर एवरी एफर्ट, फिर कामा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे सेंटेंस की शुरुआत कर दी गई, इसलिए कामा यहाँ पे आ गया है। आफ्टर एवरी एफर्ट वन में फेल, यानी कि प्रत्येक प्रयास के बाद भी कोई फेल हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह जितना प्रयास करे तो हमेशा पास ही हो, यानी कि बहुत प्रयास करने के बाद भी वह फेल हो सकता है। तो देखिए विरोध है ना ये, यानी तो प्रयास भी बहुत किया और फेल भी हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? आफ्टर हम यूज कर लेंगे, यानी कि विथ तो यूज करेंगे नहीं। इसमें से जो ये नहीं तीनों में से कोई यूज कर लेंगे, नहीं, हर जगह वही जो सुटेबल होगा उसी में से हम यूज करेंगे। बस ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉफिट है, थोड़ा सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि कारण और उद्देश्य बताया जा रहा है तो इनमें से यूज कर लेना है, वैल्यू कीमत बताई जा रही है तो इनमें यूज कर लेना है, कोई विरोध बताया जा रहा है, छूट है तो इसमें से कोई एक यूज कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट है विथ ऑल हिज फॉल्ट्स आई एडमायर हिम। विथ ऑल हिज फॉल्ट, सभी गलतियों के बावजूद, विथ ऑल हिज फॉल्ट्स, उसकी सभी गलतियों के बावजूद आई एडमायर हिम, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे छूट मिल रही है ना, कि उसकी गलतियाँ तो हैं लेकिन फिर भी उसको जो है डिस्काउंट दे दिया गया, छूट दे दी गई, चलो फिर भी उसकी हम क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, यानी कि उसकी गलतियाँ माफ़ हैं। उसकी गलतियाँ क्या हैं? माफ़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विथ का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो आता है वो है इन्फेरेंस, मोटिव, सोर्स या ओरिजिन बताने वाले, यानी कि निष्कर्ष, अभिप्राय, जरिया या मूल बताने वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं, उसमें हम नाउन प्रोनाउन को जोड़ते हैं। किससे? सिर्फ और फ्रॉम से जोड़ते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक अकेला बचा है, फ्रॉम से जोड़ते हैं। जैसे ही डिड इट फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, उसने इसे किया, कैसे किया? फ्रॉम, किससे किया? बड़े ही ग्रेटिट्यूड के साथ, यानी कि साहस के साथ, धैर्य के साथ, मजबूती के साथ, जो है दमदारी के साथ उसको किया। देखिए जरिया बता रहा ना, कैसे किया? जरिया क्या है? ग्रेटिट्यूड, यानी कि बहुत बहादुरी के साथ किया। दिस इज कोटेशन फ्रॉम मिल्टन, यानी कि जो उद्धरण है, कोटेशन में होता है उद्धरण, ये जो उद्धरण है वो कहाँ से लिया गया है? ये मिल्टन से लिया गया। मिल्टन से लिया गया मतलब क्या? कि मिल्टन के वर्क से लिया गया, मिल्टन के जो है नॉवेल हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वहाँ से ली गई हैं, ठीक। मिल्टन मतलब ये हो जाएगा। दिस इज कोटेशन फ्रॉम मिल्टन, ये जो रचनाएं हैं वो कहाँ से ली गई हैं? मिल्टन से ली गई हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो है डिवीज़न रहा
जो इसकी यूजेस के आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं, 9 प्रकार से इसका डिवीजन हमने देखा। तो अब हमें करना क्या है, बस हमको थोड़ा सा ये दिमाग में बैठाना है कि प्लेस बता रहा है तो प्लेस वाले सीरीज से जो है हम वहाँ से प्रीपोजिशन उठाएंगे, टाइम बता रहा है तो वहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना, निष्कर्ष बता रहा है तो निष्कर्ष वाले से उठाएंगे, वैल्यू बता रहा है तो वैल्यू वाले से उठाएंगे, पोजीशन बता रहा है तो पोजीशन वाले बताएंगे। इस तरीके से हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो प्रीपोजिशन को समझने और उसको यूज करना जो है हमारे लिए बेहद ही आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एकदम कह लीजिए कि सिंपल हो गया है, हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बात वहां आती है दोस्तों कि क्या करें सर, वहां पे जहां पे एक ही प्रीपोजिशन हमें 2-3 जगह देखने को मिल जा रहा है तो उसका हम यूज कहां करेंगे। तो बस वही एक चीज बची है जिसका हम चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। वहां पर ये कॉन्सेप्ट हमने बता दिया दोस्तों, वहां पर अगले वीडियो में आपको ट्रिक के साथ जो है एकदम बेहतरीन तरीके से बताई जाएगी कि प्रीपोजिशन आपको कैसे और कहां यूज करना है। तो ये जो आज का जो था वो पूरा का पूरा प्रीपोजिशन कॉन्सेप्चुअल था, अगर एक तरीके से कहिए तो प्रीपोजिशन यहीं पे खत्म हो जा रहा है। लेकिन हमें ऐसे ही खत्म नहीं करना है। हमने आज कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रीपोजिशन बता दिया, प्रीपोजिशन के प्रकार बता दिया, प्रीपोजिशन को हमने कैटेगराइज कर दिया उसके यूजेज के आधार पे, यानी कि प्रीपोजिशन को हमने कंप्लीट पोस्टमार्टम कर दिया है। अब हमारे लिए जो है कैटेगराइज करके सारणीबद्ध तरीके से प्रीपोजिशन को समझना आसान हो गया है, याद करना आसान हो गया है। ये जो 9 प्रकार के हमने दिया है ना, एक दिन में अगर एक तैयार करें तो दोस्तों 2 से 3 दिन में हम पूरे प्रीपोजिशन को याद कर सकते हैं। दिन टाइम याद कर लेंगे, एक दिन जो है प्लेस का याद कर लेंगे, बाकी और तो 2-3 दिन इसमें कुछ याद करना ही नहीं है, ठीक है। तो 3 से 4 दिन में प्रीपोजिशन एक बार हम रट लेंगे, ठीक। तो 1-2 दिन का जो समय मिल रहा है प्रीपोजिशन को अच्छे से रट लीजिए। जो आगे आने वाली क्लास है प्रीपोजिशन से रिलेटेड, उसमें प्रीपोजिशन का ट्रिक बताया जाएगा कि प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन नहीं यूज करते हैं। जो 2-2, 3-3 जो प्रीपोजिशन एक साथ मिल रहे हैं उनमें से कौन सा क्या यूज करना है दोस्तों, कहाँ पर यूज करना है, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए अगली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखने का मतलब वैल्यू तभी निकलेगी जब उस वीडियो को आप देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में प्रीपोजिशन विथ अ ट्रिक, प्रीपोजिशन की सबसे ज़बरदस्त क्लास लेकर के, जहां पर सारी कन्फ्यूजन, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।